हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव में युग्मक जनन। इससे पहले हमने चैप्टर चल रहा था ह्यूमन एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड ये है जनन से रिलेटेड युग्मक जनन। नर जनन और मादा जनन तंत्र दोनों तंत्र होते हैं, उसमें युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोल देते हैं युग्मक जनन। अब बात करें युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक की स्टोरी देखें तो युग्मक नर में होते हैं शुक्राणु और मादा में होते हैं अंडाणु। ये दोनों के दोनों युग्मक हैं। जब ये दोनों के दोनों युग्मक फ्यूज होते हैं तो जाइगोट से व्यवस्थाएं चलती चलती एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये प्रोसेस चलती ही जाती है, तो फिर उसमें युग्मक निर्माण होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं युग्मक जनन, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। अब कहाँ पे होता है युग्मक जनन? युग्मक जनन होता है प्राथमिक जननांग में। प्राथमिक जननांग में। प्राथमिक जननांग नर के लिए तो हो जाएंगे वृषण और मादा के लिए हो जाएंगी अंडाशय। मादा के लिए हो जाएगा ओवेरी, अंडाशय। तो यहाँ तक क्लियर हो। प्राथमिक जननांग नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र पढ़ते आए, वहां पर बता रखा है, आपने पढ़ा है भाई प्राथमिक जननांग होते हैं। इनसे होंगे युग्मकों का निर्माण। वृषण से निकलेंगे शुक्राणु बनेंगे और इससे अंडाणु। तो ये क्या है? ये है युग्मक। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्मक जनन। तो ये स्टोरी कम क्लियर हुई आपको भाई युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। कहाँ पर बन रहे हैं? प्राथमिक जननांग, वृषण में शुक्राणु, अंडाशय में अंडाणु। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन। छोटी सी बात थी, क्लियर हुई यहाँ तक आपको? इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंग जिसमें जो सेक्स है सेपरेट, या तो नरी हो या मादा ही हो। कई बार क्या होता है कि नर और मादा दोनों की जो करेक्टर्स है, नर के भी और मादा के भी, एक में ही पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल केंचो आ गया, केंचो में होता है कई बार, और कुछ फिशेज में होता है, और छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें, प्लांट्स में होता है। तो उनमें क्या होता है? बहुलिंगिता। आप देखें एक लिंगी बहुलिंग क्या होती है? एक लिंग यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंग, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, केवल एक हो। और एक आता है द्विलिंगी होता है दोनों के दोनों एक में ही हो। नर के लक्षण यानी जो नर जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो भी उसी में हो, और मादा के जेनेटिक कैरेक्टर्स भी उसी में हो। तो वो क्या हो जाता है? द्विलिंगी। एक लिंग जिसमें एक ही कैरेक्टर्स हो, एक ही लिंग हो, और द्विलिंगी जिसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोल देंगे? द्विलिंगी या बहुलिंगी बोल सकते हैं। जैसे पाइसम सेटाइव मटर का प्लांट्स है, वो क्या है? द्विलिंगी है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर हुई। तो ह्यूमन बॉडी क्या होती है? एक लिंगी। नर अलग सेपरेट होता है, मादा अलग सेपरेट होती है। तो हम क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? इसके बाद में आती है भाई कब बनते हैं प्राथमिक जननांग, शुक्राणु और अंडाणु कब बनते हैं? तो ये एक निश्चित स्टेज होती है। नर में लेके चले तो हम 14 से 18 ईयर्स, नर में लेके चलें तो 14 से 18 ईयर्स में मैचुरेशन होता है, तब शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और मादा इससे पहले यानी कि 12 से 14 ईयर्स में ही गैमेट यानी युग्मकों का निर्माण हो जाता है। वो पहले मैच्योर होती है, पहले परिपक्वता आती है मादा में, और नर में 2-4 साल बाद आती है। तो ये बात भी क्लियर हुई। मादा में परिपक्व 12 से 14 ईयर में, नर में 14 से 18 ईयर। लगभग में, ये कोई फिक्स नहीं, किसी में पहले आ जाती है थोड़ा बहुत, किसी में
बाद में आती है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये इस टाइम में ये प्रोसेस होती है। अब देखिए नर में तो जो लास्ट में एंड होता है, शुरू तो हो गई, एंड होता है, ये होता है 60 से 80 ईयर तक चलती रहती है। ये युग्मकों का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण 60 से 80 ईयर तक करता है। तभी तो कहते हैं तो मर्द होते हैं कभी बूढ़े नहीं होते। इसके बाद में होता है जो मादा होती है वो लास्ट 5 ईयर, 50 ईयर के बाद में इसमें अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें FSH LH या हार्मोन की भी कम मात्रा हो जाएगी। जो प्राथमिक पुटक हैं, प्राथमिक पुटक जो जन्म के टाइम में वहाँ पे स्टोर हुए थे, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं 50 ईयर के बाद तक। अब बात करते हैं हम कि ये इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो हाइपोथैलेमस है, हमारा ब्रेन है, वो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को, और ये पीयूष ग्रंथि कुछ फैक्टर रिलीज करती है, FSH और LH। ये FSH LH नर पे भी और मादा पे भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। कब? नर पे तो 14 से 18 ईयर्स की एज में, और मादा पे 12 से 14 ईयर्स की एज में अपना प्रभाव दिखाएंगे। जैसे हाइपोथैलेमस, भाई ये इस अवस्था में ये कुछ फैक्ट रिलीज करेगा जिसे हम बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि को सिग्नल दे रहा है। और पीयूष ग्रंथि का एंटीरियर लोब, दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि का एडिनो हाइपोफाइसिस है, वो 2 हार्मोन रिलीज करेगा, पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जाके नर पे भी और मादा पे भी एक्ट करेगा, उसमें हार्मोन रिलीज करेगा। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण वो बता रखे मैंने, अलग अलग होते हैं दोनों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण वो होंगे, और वे एक मैच्योरेशन परिपक्व अवस्था में आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब तक हमने देखा एक लिंगी, द्विलिंगी, हम क्या हैं, हम एक लिंगी हैं। नर और मादा, इसमें जो करेक्टर्स हैं किस ईयर्स में आते हैं, कब एंड होता है, ये भी देखा हमने। इसी के साथ में हमने देखा युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, प्राथमिक जननांग नर और मादा क्या क्या होते हैं, इनसे युग्मकों का निर्माण होता है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में हमारे अंदर होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण हो। ये बात बेसिक है, आप पढ़ते आए हो, याद होगी आपको, नहीं है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि युग्मकों, ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण हो या युग्मकों के द्वारा ही जनन होता हो। जैसे नर और मादा दोनों गैमेट हैं, उनका फ्यूजन होगा तो वो जनन होगा, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है उसे हम बोल देते हैं अलैंगिक जनन। तो मानव में हमारे अंदर कैसा जनन है? लैंगिक जनन। हम मानव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। इसके बाद में हम फर्स्ट में लेके चलते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन की जो प्रोसेस है वो देखते हैं हम फर्स्ट में। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे अंड जनन। पहला देख रहे हैं शुक्र जनन। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन, अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाएगी। ओके, इसी के साथ में वृषण में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, जो हमारे वृषण में नहीं, हमारी जो कंप्लीट बॉडी है उसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। जो हमारे जननांग होते हैं, जननांग होते हैं, उसमें तो जनन सेल होती है, जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका, और बाकी कंप्लीट बॉडी हो उसमें होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। अब देखिए कायिक कोशिका में तो क्या होता है, कायिक कोशिका में तो क्या होता है, वो एक ग्रोथ करवाती हैं, ग्रोथ करवाती हैं, यानी उनमें समसूत्री विभाजन होगा, ग्रोथ करवाएंगे, उसमें गुणसूत्रों की संख्या सभी में समान होगी, समान डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन। इसी के साथ में जो आद्य कोशिकाएं हैं, आद्य कोशिकाएं बोले या जनन कोशिकाएं, वो पाई जाती हैं जननांगों में। जननांगों में नर में देखे तो वृषण में, और मादा में देखे तो अंडाशय में।
ये आद जननांग कोशिकाएं क्या होती हैं या जननांग सेल्स क्या होती हैं, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और जो इसमें गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। गुणसूत्र आधे, जैसे हमारे 46 होते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 23 हो जाएंगे। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि नर है और एक साइड में मादा है। तो नर कितने गैमेट वो गुणसूत्र उत्पन्न कर रहा है, 23, और मादा भी 23। अब ये दोनों मिलेंगे, दोनों फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 46। प्रत्येक सेल में कितने हो जाएंगे, 46। इसमें से हटके जो नया जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसमें कुछ सेल तो चली जाएंगी, जननांग बना लेंगी, और बाकी सारी काई कोशिकाएं होंगी जो ह्यूमन की ग्रोथ करवाएंगी। ये ऐसा सिस्टम होता है जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इन आद कोशिका में, जनन कोशिका में होता है। उसका कारण ये है कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी रखनी है, आदि। आदि इसलिए रखते हैं कि नर के आधे और राधे मादा के, एक कंप्लीट बेबी या कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण करवाएंगे, जिसमें फिर गुणसूत्रों की संख्या होती जाएगी 46। अगर ऐसे 46 होती जाए गुणसूत्रों की संख्या, तो ऐसे बढ़ती जाएगी गुणसूत्रों की संख्या और हो सकती है। ये इसका छोटा सा कारण था। अब हम बात करें शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वर्षण में। वर्षण क्या है, एक प्राथमिक जननांग। वर्षण है एक प्राथमिक जननांग। वर्षण उदर गुहा के नीचे, वर्षण है जो उदर गुहा के नीचे एक थैलीनुमा संरचना में लटका होता है। थैलीनुमा संरचना, इसके चारों ओर वर्षण कोश होते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट उसका टेम्परेचर कम रखना होता है, यानी कम, उससे 2 या 2.5 डिग्री कम, तभी शुक्राणुओं का परिपक्वन या शुक्राणुओं का निर्माण होता है कम टेम्परेचर। अगर 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या हुआ कि जो हमारे वर्षण है वो बॉडी से कुछ बाहर एक थैलीनुमा संरचना में लटके होते हैं। इसी के साथ में क्या होता है कि जैसे सर्दियों का मौसम आता है तो उस टाइम क्या होता है, इसमें कुछ मसल्स पाई जाती हैं, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके शरीर से वो कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ठंडा मौसम होगा तो अपने को 35 या 36 37 से 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रखना है। अगर वो कम होगा तो और कम हो जाएगा, बाहर होंगे तो इस कारण क्या होता है, ये बॉडी के अटैच में होता है, अपने शरीर के अटैच में हो जाए, जिससे शुक्राणुओं का मैच्योरेशन आसानी से हो सके। इतनी बात क्लियर हुई। इसी के साथ में अब देखते हैं कसूरी प्राणियों में वर्षण कितने होते हैं, 2। एक जोड़ी, जोड़ी किसे बोलते हैं, 2 हो समान हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जोड़ी। एक जोड़ी होते हैं जो देह की पृष्ठभिष्टि, देह की अपनी जो शरीर है उसकी जो पृष्ठभित्ति है उससे जुड़े होते हैं, जिसका नाम है मीजो सर्कल। मीजो सर्कल से जुड़े होते हैं, मीजो सर्कल से। जो अपनी शरीर की बॉडी है, मतलब अपना शरीर है, उसका जो पार्ट है उसे मीजो सर्कल से अटैच होते हैं वर्षण, एक थैलीनुमा संरचना में। इसके चारों ओर एक आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। जैसे ये हमारा उदर भाग हो गया और ये यहाँ से लटके होते हैं वर्षण, ये वर्षण हो गए, इसके चारों ओर ये वर्षण कोश हो गया। ठीक है, अब ये मीजो सर्कल तो ये हो गया इसके साथ अटैच, और ये एक आवरण बन रहा है उसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। इसे बोल देंगे ट्यूनिका प्रोपिया, और ये अटैच है उसे बोल देंगे मीजो सर्कल। इतनी बात क्लियर हुई आपको। इसी के बाद में हम देखते हैं इसमें क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं, अंतराली सेल्स होती हैं, शुक्रजनन कोशिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं होती है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ओके, शुक्राणु एक ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्राव के रूप में हमने जस्टिस से अंतःस्रावी चैप्टर था, अंतःस्रावी हार्मोन्स आए थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों स्रावित हार्मोन्स, उसमें देखा। तो वर्षण है उसे 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तो होता है एंड्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि शुक्राणु की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है
वो कैसे क्या होती है। ये जुड़ने की बात हमने मीजो सर्कल ट्यूनिका प्रोपिया ये देखा। तो एक वो वर्षण है उसको लेके चल रही है हम। एक वर्षण में उसकी काट देखें तो ये एक वर्षण है, गोलाकार शेप, इसकी लंबाई चौड़ाई बता रखी है मैंने। इतनी कोई बेसिक वो भी नहीं है कि उसको बार बार बताएं, टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं, वसा के लोब्स। 250 से 200 लोब्स होते हैं ऐसे अटैच, ऐसे 250 लोब्यूल्स, पिंड बोल सकते हैं। तो इन पिंड्स में क्या होता है, इसमें पाई जाती हैं एक तो शुक्रजनन नलिकाएं। क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं। अब इसमें से छोटी छोटी नलिकाएं होती है, ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं। उनमें से एक नलिका को देखें तो ये क्या है, शुक्रजनन नलिका। और इस शुक्रजनन नलिका में ऐसे होता है, ये शुक्रजनन नलिका ये ऐसे होती है, ऐसे ऐसे अटैच होती है शुक्रजनन नलिका। तो इनमें तो ये होती हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। और यहाँ पर क्या होते हैं, शुक्राणु, ये होते हैं अपने शुक्राणु, ये हैं शुक्राणु। सर्टोली सेल्स क्या काम करती हैं, पोषण का काम करती हैं। किसका काम करेंगी, पोषण का काम करेंगी। इसके अंदर जो यहाँ पर मैचुरेशन होता है शुक्राणु, तो यहाँ पर क्या होते हैं शुक्राणु। जो प्राथमिक मात्र शुक्राणु होता है उससे शुक्राणु का डिवीजन होता है, यानी जो शुक्राणु आदि कोशिका है उसे बहुत सारे छोटे छोटे गैमेट बनते हैं और उनसे बनते हैं शुक्राणु। तो ये क्या है, छोटे छोटे शुक्राणु। और ये हैं अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। ये है अंतराली कोशिकाएं, ये छोटी छोटी नलिकाएं जिसे बोलते हैं हम शुक्रजन नलिकाएं। फर्स्ट में क्या देखा हमने, जैसे ये वर्षण है, इसमें लोब्स होते हैं ऐसे, इसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं शुक्रजन नलिकाएं। और शुक्रजन नलिकाओं में क्या होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करेंगी, पोषण का काम करेंगी शुक्राणु का, और शुक्राणु बढ़ेंगे इसके अंदर। साथ में एक अंतराली कोशिका, ये अंतराली कोशिकाएं क्या काम करती है, हार्मोन्स रिलीज करती हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, साथ में शुक्राणुओं का मैच्योरेशन स्टार्ट करवाता है। जब बच्चा 8 या 9 10 11 ईयर का होता है उस टाइम में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, इसी कारण शुक्राणु नहीं बनते हैं। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन रिलीज करेगी जैसे जनद हार्मोन FSH LH, वो एक्ट करेंगे अंतराली सेल्स पर। अंतराली सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। एक शॉर्ट रिवीजन देखें तो ये क्या होता है, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, ये कुछ हार्मोन या कुछ फैक्टर रिलीज किया जिसे हम बोलते हैं GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ फैक्टर या कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे हम बोलते हैं जनद हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी हार्मोन है, कंप्लीट बॉडी में घूमेंगे। कंप्लीट बॉडी में घूमेंगे तो ये पहुंचेंगे अंतराली सेल्स के पास, अंतराली सेल्स के पास, और अंतराली सेल से स्रावित करवाएंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी एक अंतःस्रावी हार्मोन है जो कंप्लीट बॉडी में घूमेगा, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा, बॉडी का ग्रोथ करवाएगा, दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का भारी होना, शरीर का विकास, बालों की वृद्धि होना। तो ये क्या हो, सारे के सारे द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। कब होंगे, जब नर की बात करें तो 14 से 18 ईयर्स की एज के बीच। ओके, अब हम देखते हैं आगे शुक्राणु पूर्व का निर्माण। एक तो होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, एक होता है शुक्राणु में रूपांतरण। ये दो प्रावस्थाएं होती हैं। तो पहला हम देख रहे हैं शुक्राणु पूर्व का निर्माण, इसके बाद हम देखें शुक्राणु में रूपांतरण। तो पहला है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, 3 अवस्था में होता है, 3 अवस्था में होता है। पहली अवस्था होती है गुणन अवस्था, गुणन प्रावस्था, दूसरी होती है वृद्धि, और तीसरी होती है
परिपक्वन परावस्था, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। अब गुणन परावस्था में देखें तो हम क्या कैसे स्टार्ट हुई थी तीनों की तीनों परावस्थाएं। ये तीनों परावस्थाएं स्टार्ट होती हैं 14 से 16 ईयर्स की एज में। जब क्या होती है, जब कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, लैंगिक परिपक्वता आएगी, तब ये प्रक्रिया होगी, लैंगिक परिपक्वता आएगी। इस स्टेज में, इस एज में आती है। अब ये 3 स्टेज में देख रहे हैं। पहला गुणन परावस्था। गुणन परावस्था में होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, शुक्राणु मात्र कोशिका, या हम बोल सकते हैं युग्म अणु या पुमणु जनन होता है। तो किसका निर्माण होता है समसूत्री विभाजन द्वारा, शुक्राणु मात्र कोशिका का, शुक्राणु मात्र कोशिका। अब देखिए कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन 2 परावस्था में होता है। समसूत्री विभाजन होता है एक, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है और समान विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और 4 सेल्स का निर्माण होता है। साथ ही साथ में एक लंबी परावस्था है, 11th का चैप्टर है कोशिका विभाजन, वहाँ पे अच्छी तरीके से दे रखा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डीपली वहाँ आप देख सकते हैं। बेसिकली आपने को यह देखना है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है जिसमें क्या होता है, शुक्राणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। ये शुक्राणु मात्र कोशिका होती है स्टेम सेल, और स्टेम सेल की प्रकृति ये होती है कि जैसे ये एक स्टेम सेल है तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड करेगी तो ये समान, इसी के समान 2 कोशिकाएं बनाएगी। इसमें भी उतनी ही क्षमता होगी ये 2 कोशिका बनाने की। जैसे माता है, मात्र कोशिका बच्चों को निर्माण देती है, 1 को, 2 को, 3 को बच्चों को जन्म देती है। इसी प्रकार से ये भी सेल है जो 1 से ज़्यादा सेल्स का निर्माण करेगी, और उसमें उतनी ही क्षमता होगी जितनी इस सेल में, इसमें भी उतनी क्षमता है जिससे इस सेल में, उसे हम बोलते हैं स्टेम सेल। तो जो फर्स्ट में अपनी गुणन परावस्था उसमें हो रहा है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होके क्या हो रहा है उसमें, समसूत्री विभाजन होके क्या हो रहा है उसमें, शुक्राणु मात्र कोशिका का निर्माण हो रहा है। इतनी बात हमें क्लियर हुई। ये शुक्राणु मात्र कोशिकाएं कहाँ होती है, जैसे हमारा टेस्टिस है, ये वर्षण है, तो यहाँ पर ये तो हमने देखी थी अंतराली कोशिकाएं, ये थी अंतराली कोशिकाएं, ये लोब्यूल्स थे, लोबोल थे। इसके अंदर थी हमारी शुक्रजनन कोशिकाएं, और ये एक शुक्रजनन कोशिकाओं का पार्ट देखे तो इस शुक्रजनन कोशिकाओं में यहाँ पर होती हैं ये शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, ऐसे शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। तो ये विभाजन करके क्या बना रही है, समसूत्री विभाजन करके और कोशिकाएं बनाती हैं, उसी के समान शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, इतना कह सकते हैं हम। तो प्राथमिक परावस्था, गुणन परावस्था, जिसमें क्या होती है, कोशिकाएं डिवीजन करके कोशिकाएं क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, सॉरी कोशिकाओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, नंबर्स में कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी परावस्था आती है वृद्धि परावस्था। दूसरी परावस्था क्या आएगी, वृद्धि परावस्था। वृद्धि होती है शुक्राणु, उसकी जो शुक्राणु मात्र कोशिका थी इनकी, इसके बाद में क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि परावस्था, इसमें क्या होता है, जैसे शुक्राणु मात्र कोशिकाएं थी, ये एक की स्टोरी लेके चले तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका आकार है, इसका साइज है, ये बढ़ जाएगा। ये देखो ये बढ़ गया इसका आकार। ओके, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए इसका साइज ये बढ़ गया, दिखाई दिया आपको। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक परावस्था आती है परिपक्वन परावस्था। अब जो वृद्धि कोशिका है, जैसे वृद्धि परावस्था है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिका का निर्माण होता है। जैसे ये सेल्स है, जैसे इससे डिवाइड हुई यहाँ तक तो क्या हुआ, ये तो हुई गुणान परावस्था, ठीक है। और यहाँ पर इसकी क्या हुई, वृद्धि। वृद्धि होने के बाद जो ये सेल्स बन रही है इसको हम क्या बोल देंगे, ये सेल्स बन रही है वृद्धि होने के बाद, इसको हम बोल देंगे प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिका। इसे हम बोल देंगे प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिका। प्राथमिक शुक्राणुजनन कोशिका का निर्माण हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट परावस्था आएगी, अगली परावस्था, जिसे हम बोल देंगे
परिपक्वन प्रावस्था। जो वर्दी प्रावस्था है ये बड़ी प्रावस्था होती है, इसमें जो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं वृद्धि करेंगी और वो बनाएंगी प्राथमिक शुक्राणु मात्र कोशिका। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ तो इसी के साथ में ही, जैसे ये एक शुक्राणु मात्र कोशिका थी, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, समान सेल्स उसी के समान, इनमें डिवीजन हुआ, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। तो यहाँ तक तो ये तो क्या चल रहा है, शुक्राणु मात्र कोशिका का विभाजन। तो इस प्रावस्था को तो हम क्या बोल रहे हैं, गुणन प्रावस्था। गुणन यानी उसकी गुणात्मक रूप से वृद्धि हो रही है, 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ती जाएंगी। अब हम एक सेल्स को लेके चल रहे हैं, तो ये एक सेल्स क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, वृद्धि कर रही है, उसका आकार बढ़ रहा है, एक लंबी प्रावस्था है। इसमें ये जो सेल्स वृद्धि करके बन रही है इसको बोल देंगे हम प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, शुक्राणु जनन कोशिका। अब आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, जैसे ये एक मात्र सेल थी, ये एक डिवीजन कर रही है, समसूत्री विभाजन कर रही है, तो अपनी आकार में अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है, अपने समान नई पुत्री कोशिकाएं बना रही है, वो भी क्या है, शुक्राणु मात्र कोशिका। यहाँ तक जितनी भी सेल बनी है शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, इसमें भी जो कैपेसिटी है वो उतनी ही कोशिका बनाने की और कैपेसिटी। जैसे मैं हूँ, मैं और मेरे समान ऑर्गेनिज्म बना दूं तो एक कोशिका है, अपने समान ये 2 बना ली, फिर ये कोशिका अपने समान ये 2, फिर ये कोशिका अपने समान ये 2। अब ये कोशिका है, इसमें भी उतनी कैपेसिटी अपने समान सेल्स बनाने की, तो इसको तो इन सभी सेल्स को हम बोल सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्राणु मात्र कोशिका। अब जो कोशिका शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण में जाएगी, वो कोशिका जो शुक्राणुओं के निर्माण में जाएगी उसे हम बोल देंगे शुक्राणु जनन कोशिका। जैसे ये सेल जा रही है तो इसको बोल दिया हम पहले बार जा रही है, तो इसको क्या बोल दिया, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। जो शुक्राणु के निर्माण में जा रही है उसे शुक्राणु जनन कोशिका, और जो शुक्राणु मात्र कोशिका में वृद्धि करके संख्या बढ़ाई है उन सभी का क्या नाम हो जाएगा, शुक्राणु मात्र कोशिका। पहले ये एक थी, फिर ये अपनी संख्या में ग्रोथ कर ली। अब पहला हुआ गुणन प्रावस्था, हमने देखी समसूत्री विभाजन हुआ, शुक्राणु मात्र कोशिका 1 से 2, 2 से 4 गुणन प्रावस्था में वृद्धि हुई, अपनी संख्या बढ़ाई। इसके बाद क्या हुई, वृद्धि प्रावस्था, ये एक लंबी प्रावस्था है, और लंबी प्रावस्था के बाद में क्या बनती है, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। तो ये क्या बन गई, वृद्धि प्रावस्था में प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। इधर का ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अब इसके बाद में तीसरी अवस्था आ रही है, परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। अब जो परिपक्वन प्रावस्था होती है उसमें 2 विभाजन होते हैं, उसमें एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, जैसे मैंने बताया था अभी समसूत्री अर्धसूत्री 2 विभाजन होते हैं सेल्स में, तो समसूत्री तो कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री जनन कोशिका में। तो जनन कोशिकाओं की बात करें, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की स्टोरी है, अर्धसूत्री विभाजन जो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी उनका ह्रास होता है, क्या हम बोल सकते हैं, ह्रास विभाजन होता है, कमी होती है। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, उसमें क्या होती है, जो ये इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, एक और एक, ये 2 कोशिकाएं बन गई। अब इसके बाद में 2 कोशिकाएं क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में 4 कोशिकाएं बना लेंगी, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में रही थी। इसमें क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी केवल। तो जो पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, उसे तो हम बोल सकते हैं ह्रास विभाजन, और जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है उसे हम बोलते हैं कि सम विभाजन, सम कोशिकाएं बनेंगी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में थी वो ही रहेगी और ज्यादा नहीं घटेगी। ओके, अब देखिए प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका बन गई। अब ये प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका करेगी प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट बनेगा। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद में 2 सेल्स में डिवाइड हो गई,
अर्धसूत्री विभाजन होगा, 2 सेल्स में डिवाइड होगी, और 2 सेल्स में डिवाइड होगी तो इसमें एक नई बात ये आएगी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो रह जाएगी, 23। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23। इसका कारण ये है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इससे पहले जितनी भी कोशिकाएं थी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। यानी हम बोल सकते हैं 2n। 2n क्यों बोलते हैं, 2n जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो, जोड़ी में हो। जोड़ी में थे, अब यहाँ पर क्या हुआ, आधी हो गई, जिसे हम बोल सकते हैं n ही रह गई। कब, प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका के बाद में। प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका के बाद में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये प्रावस्था थी, यहाँ से यहाँ तक ये प्रावस्था थी, ये तो हो गई वृद्धि प्रावस्था। अब ये यहाँ सॉरी ये तो ये हो गई गुणन प्रावस्था, यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गई गुणन प्रावस्था, ये हो गई वृद्धि प्रावस्था, और जो इससे नीचे लास्ट में आएगी उसे हम बोल देंगे परिपक्वन प्रावस्था। अब इस परिपक्वन प्रावस्था में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब इससे क्या होगी, इन सेल से 4 सेल्स का निर्माण होगा, 2 सेल से 4 सेल्स का निर्माण। इसमें गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी रहेगी, n बराबर 23 रहेगी, क्योंकि इसमें कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है, आगे गुणसूत्रों की संख्या में कमी या आदि नहीं होगी, एक बार ही हो चुकी है, जिसे हम बोल सकते हैं ह्रास विभाजन, और इसे बोलते हैं आगे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ये हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ओके, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 23। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23। ये प्रावस्था होती है उसे हम बोल सकते हैं परिपक्वन प्रावस्था। इससे जो ये 4 कोशिकाएं बनेंगी, इसमें 4 शुक्राणु बनेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 क्या बन गए, शुक्राणु। इतनी बात क्लियर हुई। शुक्राणु तो तब बनेंगे जब इसमें क्या होगा, विभेदन। जैसे मैंने बताया था, पहला था शुक्राणु पूर्व का निर्माण, दूसरा क्या हुआ शुक्राणु का रूपांतरण। तो ये स्टोरी आपको क्लियर हुई। छोटा सा शॉर्ट रिवीजन मैं आपको देता हूँ, ये आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं भाई, 3 प्रावस्था में होती है, गुणन, वृद्धि, परिपक्वन। जैसे एक शुक्राणु मात्र कोशिका थी जो अपनी संख्या में बढ़ाएगी, ये बढ़ा लिया अपने समान कोशिका। इन सभी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इन सभी सेल्स को हम बोलेंगे शुक्राणु मात्र कोशिका। ये इसका क्या हो रहा है, विभाजन, तो इस प्रावस्था को बोल देंगे हम गुणन प्रावस्था। ओके, ये सारी की सारी हैं शुक्राणु मात्र कोशिका। जो कोशिका शुक्राणु या निर्माण में भाग लेगी उसे बोल देंगे शुक्राणु जनन कोशिका। जैसे ये कोशिका भाग ले रही, जिसे बोल देंगे हम प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका। अब ये कोशिका क्या होगा, ये करेगी अपनी वृद्धि करवाएगी, वृद्धि होगी इसकी, तो इस प्रावस्था को बोल देंगे हम वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था को बोल देंगे हम वृद्धि प्रावस्था। इसके बाद में ये कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसे 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी, 23। इसका मतलब इससे पहले जो सेल्स थी उसमें कितनी थी, 46, इसमें कितनी हो गई, 23। इसके बाद में होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें कोशिकाओं की संख्या 4 हो जाएगी, 1 2 3 4, 2 से क्या होगी, गुणात्मक वृद्धि होगी, 2 दूनी 4। समसूत्री विभाजन हुआ, गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी कितनी रह गई, 23, और 4 ये क्या बन गए, 4 शुक्राणु। रूपांतरण के बाद बनेंगे, इतना याद रखना, रूपांतरण के बाद बनेंगे। तो पहला हुआ गुणन प्रावस्था, दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा बन गया यहाँ पर परिपक्वन प्रावस्था। तो ये प्रावस्था हो गई परिपक्वन प्रावस्था। बात आ जाए प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका कब बनती है, वृद्धि प्रावस्था में। बात आ जाए अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका के बाद में। इतनी बात के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, याद रखना। ये बेसिक स्टोरी तो याद होगी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, ये हो गई। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या 23 रहेगी। बात आ जाए गुणन प्रावस्था में, जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, शुक्राणु मात्र कोशिका, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 46 रहेगी। यहाँ तक इतनी स्टोरी आपको क्लियर हुई। इसके बाद में हम देखेंगे शुक्राणु का रूपांतरण, शुक्राणु का रूपांतरण, और साथ में जो शुक्राणु की संरचना है, हेड, मिड पार्ट और टेल, उसमें बांट रखा है, तो उसकी संरचना देखेंगे। हाय गाइज, आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। आपको कुछ कहाँ पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं आपके डाउट।